ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने ब्रिटेन और अमेरिका के साथ एक ऐतिहासिक रक्षा समझौता किया है, जिसके तहत परमाणु ताकत से लैस पनडुब्बियों का बेड़ा तैयार किया जाएगा। ये पनडुब्बियां ऑस्ट्रेलिया के तटीय इलाकों और उसके जल क्षेत्र की सुरक्षा और निगरानी के काम लाई जाएंगी। नमस्कार, मैं सुधनवा आपका स्वागत करती हूँ अभ्यास क्वेस्ट में। परमाणु युग की शुरुआत के साथ ही 1940 के दशक में न्यूक्लियर पावर से चलने वाले समुद्री जहाजों पर रिसर्च का काम शुरू हो गया था। उसके बाद से केवल 6 देशों के पास ही परमाणु ताकत से लैस पनडुब्बियों की ताकत है। ये देश है चीन, फ्रांस, भारत, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका। ऐसे में ये सवाल पूछा जा सकता है कि आखिर एक न्यूक्लियर सबमरीन में परमाणु ताकत का क्या इस्तेमाल होता है और इसका मतलब क्या है। पहली बात तो हमें ये समझ लेनी चाहिए कि परमाणु ताकत से लैस पनडुब्बी का ये मतलब नहीं है कि वो कोई परमाणु हथियार है। ऊपर से ये सामान्य पनडुब्बियों की तरह लगती हैं, लेकिन प्रमुख अंतर उस ऊर्जा का है जिसकी मदद से ये चलती हैं। परमाणु ऊर्जा पर रिसर्च के शुरुआती दिनों में ही वैज्ञानिकों को ये बात समझ में आ गई थी कि परमाणुओं के विखंडन से निकलने वाली ऊर्जा की विशाल मात्रा का इस्तेमाल बिजली पैदा करने में किया जा सकता है। दुनिया भर में पिछले 70 सालों से बिजली संयंत्रों में लगे न्यूक्लियर रिएक्टर्स बिजली पैदा करके घरों और उद्योगों को रोशन कर रहे हैं। ठीक इसी तरह से एक परमाणु पनडुब्बी के भीतर न्यूक्लियर रिएक्टर लगा होता है और वही उसकी ऊर्जा का स्रोत होता है। हर एक परमाणु का नाभिक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। परमाणुओं के विखंडन की प्रक्रिया में बड़ी मात्रा में ऊर्जा पैदा होती है। परमाणु ऊर्जा से लैस पनडुब्बियों में ईंधन के लिए यूरेनियम का इस्तेमाल होता है। प्राकृतिक यूरेनियम में 2 तरह के आइसोटोप समस्थानिक होते हैं, U-235 और U-238। एक तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या तो समान होती है, परंतु भार अलग अलग होता है, उन्हें आइसोटोप यानी समस्थानिक कहा जाता है। माना जाता है कि U-235 का इस्तेमाल हथियार बनाने या ऊर्जा के उत्पादन के लिए किया जाता है, लेकिन अयस्क में U-238 की मात्रा अधिक होती है। इस कारण U-235 को अलग करने के लिए खास तरह के सेंट्रीफ्यूज की जरूरत होती है। न्यूक्लियर रिएक्टर के काम करने के लिए यूरेनियम फ्यूल को शोधित करना होता है ताकि U-235 की मात्रा को वांछित स्तर पर लाया जा सके। सबमरीन में ये स्तर 50% तक होता है। न्यूक्लियर रिएक्टर में श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया के लिए परमाणु ईंधन का संवर्धन काफी मायने रखता है। इसी से नियमित और सुरक्षित स्तर पर ऊर्जा का उत्पादन संभव हो पाता है। रिएक्टर के भीतर यूरेनियम 235 पर न्यूट्रॉन्स की बमबारी की जाती है, जिससे परमाणु विखंडन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और नतीजा ये होता है कि और न्यूट्रॉन्स रिलीज होते हैं। विज्ञान में इसी प्रक्रिया को श्रृंखलाबद्ध नाभिकीय प्रतिक्रिया कहते हैं। ये ऊर्जा ऊष्मा के रूप में प्राप्त होती है और इसका इस्तेमाल पनडुब्बी के भीतर बिजली पैदा करने के लिए टरबाइन चलाने के काम में लिया जाता है। ऑकस समझौते का ये मतलब नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया अपने जल क्षेत्र में परमाणु हथियारों की तैनाती करने जा रहा है। अगर वो ऐसा करता है तो इसके लिए वीपन ग्रेड के यूरेनियम की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए उसे यूरेनियम 235 को 90% तक संवर्धन करना होगा, लेकिन न्यूक्लियर सबमरीन के लिए उस तरह के ईंधन की जरूरत नहीं पड़ती है। ऑस्ट्रेलिया ने परमाणु हथियारों के प्रसार पर रोकथाम लगाने वाली कई संधियों पर हस्ताक्षर किए हैं और वो परमाणु हथियार नहीं बना सकता है। परमाणु पनडुब्बी का सबसे बड़ा फायदा ये है कि वो खुफिया तरीके से अपने मिशन को अंजाम दे सकता है। वो खुद बिना पकड़ में आए अपने टारगेट को निशाना बना सकता है। चालक दल और पर्यावरण दोनों के लिहाज से इसकी सुरक्षा मायने रखती है, लेकिन आधुनिक टेक्नोलॉजी के सहारे सुरक्षा के इंतजाम जिस तरह से पुख्ता हो रहे हैं, उससे ये उम्मीद की जाती है कि परमाणु पनडुब्बियों के दुर्घटनाग्रस्त होने के खतरे को कम किया जा सकता है। इस राजनीतिक फैसले का आने वाले समय में क्या नतीजा निकलेगा, ये फिलहाल भविष्य के गर्भ में है। लेकिन एक बात जो फिलहाल स्पष्ट लग रही है वो ये है कि ऑस्ट्रेलिया की नई विदेश नीति में न्यूक्लियर साइंस के लिए पूर्व स्वीकार्यता की भावना है।